का निरीक्षण किस किस अधिकारी द्वारा किया गया और किस अधिकारी के निरीक्षण पश्चात अनुमति दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न स्थानों पर मुरुम खदान के लिए और अन्य खदानों के लिए अनुमति दिया गया है। उसमें विभिन्न खसरा नंबर है, 100 से अधिक। तो सभी का पूछ रहे हैं या फिर कोई विशेष स्पेसिफिक कोई ऐसा माइंस उसका? सभापति अध्यक्ष महोदय, मैंने ये पूछा है कि आपने अनुमति तो दिया परिवहन का, मगर कहीं ना कहीं आप नोट शीट चलाए होंगे या उनका नियमावली होगा किस अधिकारी के अनुमति से, किस किस विभाग के अधिकारी के अनुमति से आपने, वो तो सीधा सा प्रश्न है। अनुमति देने के पहले आपका नियमावली होगा, तो वही तो मैं प्रश्न करना चाह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें पहले तो जमीन का चिन्हांकन होता है, ग्राम सभा का प्रस्ताव, फिर आरआई पटवारी उसको देते हैं, फिर वो माइनिंग विभाग के पास जाता है, तो उसको माइनिंग इंस्पेक्टर भौतिक रूप से फील्ड में उसको देखता है। इसके बाद वो सत्यापित करता है कि वो ज़मीन माइंस देने लायक है या नहीं है, ये माइनिंग इंस्पेक्टर करता है। अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी ने गलत जवाब दे रहा है शायद उनको, पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने आपने अनुमति तो दे दिया, चाहे पटवारी से दिए चाहे आरआई से दिए, वो तो उत्तर ही गलत है। पर क्या आपने उस स्थिति को भौतिक सत्यापन कभी करने का प्रयास किया, या क्या स्थिति भौतिक सत्यापन जितने भी अनुमति दी है उसकी बात करना चाहूँगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सही जवाब दे रहा हूँ। पहले माइनिंग इंस्पेक्टर उसको आते हैं माइनिंग की ओर से, फिर अंत में अनुमति तो रेवेन्यू ऑफिसर ही देते हैं, आखिरी में कलेक्टर ही देंगे। वो प्रक्रिया के तहत पटवारी का प्रतिवेदन, आरआई का प्रतिवेदन, फिर एसडीएम के पास जाता है, फिर वो कलेक्टर के यहाँ जाता है, फिर वो माइनिंग विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर उसको अंत में जो है राजस्व के ही अधिकारी उसको अनुमति देते हैं। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद खैर आपने जो भी अभी जवाब दिए हो, उसके बाद निरीक्षण, भौतिक निरीक्षण कब किए? आपने अनुमति दे दिए, अनुमति देने के बाद भी आपका कोई दायित्व तो बना होगा कि क्या वो उस जगह का जो परिवहन के लिए जो अनुमति दिए थे डंप का या उत्खनन किए हैं, वो जो जेसीबी चला के किए हैं, उनको कभी निरीक्षण किस अधिकारी कब किए, किस अधिकारी के द्वारा किया गया? समय समय पर निरंतर उसकी जांच होते रहता है और उसकी सत्यापन होती रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भौतिक सत्यापन किया जाकर ही मुरुम का एडवांस रूप से रॉयल्टी वगैरह जमा कराया जाता है। चलिए अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं। जिन लोगों से अवैध मुरुम उत्खनन हेतु समझौता राशि वसूली की गई है, आपने उनको राशि का भी उल्लेख किए हैं कि ये इतना रुपए हमने वसूला है। उस राशि का निर्धारण गाड़ी के आधार पर किए हो या स्थल में देख के वो क्यूबिक मीटर के आधार पर या घन मीटर के आधार पर आपने किया है? जो राशि का निर्धारण जो आपने जो मेरे को जो सूची दी है उनका निर्धारण का किस आधार पे किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, राशि का निर्धारण उसके मात्रा के अनुसार किया जाता है। वैसे अमूमन इसके मानक घन मीटर ही होते हैं, लेकिन रेंडमली क्या होता है, जैसे अपन एक ट्रैक्टर है तो उसको 3 घन मीटर मान लिया, एक एग्जाम्पल ऐसे ही, तो एक क्राइटेरिया होता है, उसको मानक घन मीटर है। अध्यक्ष महोदय, आपने क्या उस स्थल को देखने का प्रयास किए? चलो आपने उस गाड़ी को रेंडम तो मान लिए कि आप एक हाइबा को आपने पकड़ लिया, क्या उस जगह में जाने के बाद कितने क्यूबिक, कितना घन मीटर आपने उत्खनन किए हैं, कभी देख के किए हैं? या अगर आप आज उस स्थल को देख के अगर अनुमति के विपरीत अगर वो उत्खनन किया होगा, उसका आप जांच कराएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 2 प्रकार का होता है। एक तो परिवहन का होता है, जो रास्ते में पकड़ते हैं, उसमें स्थल जांच नहीं करते, लेकिन जहां पर भी उत्खनन का प्रकरण बनता है, जगह का भौतिक रूप से उसका निरीक्षण किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, बस आखिरी बस के मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अनुमति दिए, परिवहन का अनुमति दिए या जो भी हो, वहाँ पे ना कोई डंप रहता है, तहसीलदार के माध्यम से, आरआई के माध्यम से बैठे बैठे नोट शीट बनता है वहाँ पे,
और फर्जी तरीका से वहाँ पे जो उत्खनन है, उत्खनन करके ही ऐसा प्रक्रिया होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप उसको जांच कराएंगे क्या? कोई विशेष प्रकरण बता हाँ, देंगे? माननीय तो अध्यक्ष महोदय, वही कोई स्पेसिफिक प्रकरण चलिए, हो तो आप बताइए। विशेष ठीक, बता निश्चित रूप से उसको बालेश्वर देख साहू पाएंगे। जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया है। माननीय मंत्री महोदय जी से मैं पूछना चाहता हूं कि जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोजरवेयर पावर प्लांट का स्थापना के लिए राज्य सरकार और संबंधित पावर प्लांट प्रवर्तक के मध्य एवं MOU हुआ था 2008 में। तो क्या उक्त MOU के अनुसार कब तक पावर प्लांट का स्थापना किया जाएगा? जो किसानों ने जमीन खरीदी की गई है 2008 में, आज दिनांक तक किसानों के ज़मीन में ना पावर प्लांट खुला है, ना उस पर कोई पहल किया गया है। तो क्या किसान इंतज़ार में ही बैठा रहेगा कि कब पावर प्लांट खुलेगा, हमको नौकरियां मिलेगी क्षेत्र में, कि उसमें क्या उनको किसानों का क्या फ़ायदा है अपना ज़मीन बेचकर? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में उस जमीन में मोजरवेयर पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा परियोजना प्रारंभ किया जाना था, परंतु परियोजना समय सीमा पर नहीं चालू होने के कारण उसको निरस्त कर दी गई है और वो जमीन औद्योगिक विभाग के पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो है वो भूमि बैंक के रूप में उसको औद्योगिक विभाग के पास उसको रखा गया है। और माननीय मंत्री महोदय जी, उच्च न्यायालय से जिस मान लो कोई आदेश हुआ होगा तो आदेश के कापी हमें उपलब्ध करा दीजिएगा। और किसी निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए, उसको वास्तविकता में जो उद्देश्य के लिए लिया गया था आज तक खुला नहीं है, तो उस जो प्लांट, जो मोजरवेयर प्लांट है, वो किस उद्देश्य में उसको काम करना चाह रहा है, इसका भी जवाब आप बता दीजिए। कि वहाँ प्लांट खुलेगा कि किसानों को वापस किया जाएगा? टाटा ग्रुप का लोहागुंडी गुड़ा में, जगदलपुर में और अन्य 9 गांव में किसानों के ज़मीन वापस किया गया था, क्या किसानों को वापस किया जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला जो इसी में पूछा है कि निजी भूमि अधिग्रहण किस आधार पर होता है, तो वर्ष 2013 के पूर्व निजी भूमि अधिग्रहण भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है और उसी के तहत किया गया था। और चूंकि समय सीमा पर प्लांट नहीं चालू हो पाया, इसलिए उसको सरकार के पास वो भूमि है। और दूसरा, आपने टाटा ग्रुप की जो लोहांडी गुड़ा में जो टाटा स्टील स्थापित करने के लिए बस्तर क्षेत्र में जो जगदलपुर में किया गया था, उसके संदर्भ में पूछा है। चूँकि माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों प्रकरण भिन्न हैं। ये टाटा ग्रुप के द्वारा जो लोहांडी गुड़ा में जो ज़मीन थी वो केवल इसी के नाम से ही अधिग्रहित किया गया था माननीय अध्यक्ष महोदय। और ये जो इनका प्रश्न है, इसमें औद्योगिक विभाग ने अपने नाम से भूमि का अधिग्रहण किसानों से किया था और अधिग्रहण करने के बाद उसको कंपनी को दिया था। और चूंकि ये केवल स्पेसिफिक टाटा ग्रुप के लिए था और चूंकि टाटा ग्रुप को भूमि ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, उसके साथ कोई अनुबंध जो है सरकार का उसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ था वो ज़मीन, इसलिए ये निरस्त किया गया था टाटा ग्रुप वाला। और ये दोनों प्रकरण अलग है, इसलिए इसमें ज़मीन को किसानों को नहीं वापस किया जा सकता। इसके लिए ठीक है। आशाराम नेताम जी। माननीय मंत्री जी, किसानों को वापस नहीं किया जा सकता, तो आज किसान तो लोभ में पड़ के मेरे क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, प्लांट खुलेगा करके वो ज़मीन को बेच दिए हैं, तो उनको क्या लाभ मिल रहा है? उस क्षेत्र के किसान ना धान बेच पा रहे हैं, ना फसल उपजा पा रहे हैं, उसको क्या लाभ मिलेगा? आप बताइए। उस क्षेत्र के किसान काफ़ी आक्रोश में है कि कब हमारा प्लांट खुलेगा। इसमें आप किसी प्रकार का घोषणा करिए ताकि उनको संतुष्ट मिलेगा कि आप 5 साल के अंदर प्लांट खोलेंगे, कि किसानों को ज़मीन वापस देंगे, या वो किसान उसमें फसल उपजाने और धान बेचने का लाभ उठाएंगे, सब्जी उपजाएंगे, क्या करेंगे? ऐसा कोई उद्देश्य है? एक क्षेत्र का ज़मीन खरीदा गया है और उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया जा रहा है और उस क्षेत्र
गरीबी स्थिति नदी के किनारे में स्थापित है और उस क्षेत्र के किसान लगातार उनका जो जूनी है, जीवन स्तर है, खेत बेच के खेत का पैसा खत्म कर डाला है। आज वो क्या करेगा? क्या आपके माध्यम से उसको ऐसा कुछ घोषणा कर दीजिए जिसमें उसको किसी भी प्रकार का फायदा पहुंचे। चलिए, लैंड बैंक बताया ना, लैंड बैंक बना लिए हैं और इसलिए उनका मंत्री जी का जवाब आ चुका है कि विभाग ने इस भूमि को अधिग्रहण किया था, किसी कंपनी ने नहीं किया था, इसलिए उसको लैंड बैंक के रूप में यूज करेंगे भविष्य में। नहीं श्री आशाराम जी, माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य की चिंता सही है और उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते चिंता कर रहे हैं, तो उसमें सरकार की ओर से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं और बड़े इंडस्ट्री लगाने वालों से बातचीत चल रही है। जल्द ही उसमें कुछ न कुछ उद्योग लगेगा और लोगों को पुनर्वास नीति के तहत नौकरियां भी मिलेंगी और आपकी जो चिंता है उसका समाधान। चलो ठीक। आशाराम जी, आप एक और घोषणा कर दीजिए। उस समय जो जमीन खरीदी गई थी, अभी उसका भुगतान 4 गुना हो रहा है, तो उस कंपनी को बोलिए कि उसका 4 गुना कम से कम भुगतान करे, ताकि वो अपने स्थानीय क्षेत्र में कोई रोजगार का काम कर पाए। हो गया आपका प्रश्न, बहुत हो गया। आशाराम जी, माननीय मंत्री जी, कुछ तो कर दीजिए। 2008 का मामला है, आज तक कुछ हुआ नहीं है, कुछ तो कर दीजिए। आशाराम जी, अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन है। अध्यक्ष महोदय जी का उत्तर मेरे को मिल गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी के विरुद्ध में फर्जी जाति के मामले को बताने की कृपा करेंगे। बताइए साहब। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय विभागों में कुल 232 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध फर्जी जाति प्रमाण पत्र का शिकायत करने संबंधी विभिन्न विभागों को हमने पत्र भेजा है और उसमें वर्तमान में कुल 102 अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही लंबित है। बाकी के कार्यवाही हमने कर दी है। ठीक। महोदय जी, ये बताने की कोशिश करें जो 102 है वो किन किन विभागों में है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 102 है, 60 प्रकरण विभाग स्तर पर जांच की कार्यवाही की प्रक्रियाधीन है। 33 केस माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से स्थगन प्राप्त हैं। 6 केस माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में विचाराधीन हैं। 2 केस जो है उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति में अन्वेषणाधीन है और 1 केस सेवानिवृत्ति के पश्चात जांच कार्यवाही उसमें ठीक है, प्रक्रियाधीन। चलिए, शकुंतला पोर्ते जी, प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महिला बाल विकास मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी एवं मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कितने संचालित हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हालांकि जो क्वेश्चन पूछी हैं वो क्वेश्चन का आंसर इस पत्र के माध्यम से उनको मिल चुका है, लेकिन फिर भी बताना चाहूँगी कि प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी 868 और मिनी आंगनबाड़ी 92, कुल टोटल 960 केंद्र संचालित हैं। दूसरा प्रश्न करिए। इनमें से कितने केंद्र स्वयं के शासकीय भवन में संचालित हैं? कितने शासकीय भूमि में संचालित हैं? 749 शासकीय भूमि में संचालित है। 749, बता दीजिए। जी, इनमें से स्वयं के भवन में आपने जवाब ही दिया है। 749 केंद्र बस, चलिए, तीसरा प्रश्न करिए। क्या आंगनबाड़ी भवनों का भौतिक सत्यापन किया गया है? तीसरा प्रश्न करिए। क्या आंगनबाड़ी भवनों का भौतिक सत्यापन किया गया है? चलिए, बताइए। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आंगनबाड़ी भवनों का सत्यापन कर दिया। चलो, भवनों का सत्यापन कब किया गया है, जानना चाहूंगी, समय अवधि। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, क्या पूछ रही हैं? भवनों का भौतिक सत्यापन कब हुआ है, समय अवधि पूछना चाह रही हूँ। कब हुआ है बताइए। भवनों का भौतिक सत्यापन सतत होते रहता है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। पिछली बार कब हुआ है?
पिछली बार कब हुआ है? क्या है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष महोदय जी। दोनों अड़ोसी पड़ोसी हो, इसलिए थोड़ी मोड़ी बात को पूछ लिया करो। चलिए बैठिए। और शेष भवनों के लिए क्या जो भवन नहीं है, जो आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन है, उसके लिए आप क्या करेंगे? भवन विहीन को कब तक बनाएंगे, ये प्रश्न है उनको। जी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, बजट जैसा आता जाएगा वैसे ही आंगनबाड़ी संचालित होते जाएंगे। चैतराम अटामी जी प्रश्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जिला दंतेवाड़ा से है, दंतेवाड़ा के लिए है। वित्तीय वर्ष 2020-21 से प्रश्नांकित दिनांक तक दंतेवाड़ा जिले में कुल कितने रेत खदान पंचायतों में नीलामी द्वारा लीज पर अनुज्ञप्ति किए गए वर्षवार स्वीकृत खदानों की सूची अनुज्ञप्ति धारक के नाम सहित उपलब्ध करावे। प्रश्नांक के पंचायतों को अनुज्ञप्ति रेत खदानों से कुल कितनी राशि रॉयल्टी के रूप में प्राप्त हुई, वर्षवार रेत खदानवार अनुज्ञप्ति धारक पंचायत के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावे। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डीएमएफ संबंधी प्रश्न पूछा है माननीय अध्यक्ष महोदय, और चूंकि रेत जो है माइनर मिनरल में आता है और इनका प्रश्न हो जाए, और इनको अगर कोई उसकी जो जानकारी है उसकी सूची हम उपलब्ध करा देंगे अलग से। चलिए आपको उपलब्ध करा देंगे। और प्रश्न करिए। प्राप्त रॉयल्टी राशि से कितनी कितनी राशि संबंधित पंचायतों जनपद पंचायतों को प्रदान की जानी थी और कितनी कितनी राशि प्रदान की गई, पंचायत जनपदवार वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये रेत जो है डीएमएफ का मैंने शुरू में बताया कि ये उससे संबंधित नहीं है। डीएमएफ जो मेजर मिनरल्स हैं जो इनके रॉयल्टी केंद्र और राज्य को जाते हैं वो पुनः वापस आते हैं, जो राज्यों जिलों में आते हैं, जिलों में खर्च करना है। रेत गौड़ खरीद ये माइनर मिनरल है, मेजर मिनरल नहीं है। डीएमएफ का पैसा इसमें जमा नहीं होता, इसलिए इसमें उस प्रकार का कोई काम की जो जानकारी जा रहे हैं वो नहीं दिया जा सकता। पंचायतों जनपद पंचायतों को प्राप्त रॉयल्टी कितना कितना हिस्सा प्रदान किए गए जाने का प्रावधान है। प्रश्नांगा के पंचायतों जनपद पंचायतों को क्या उनके प्रावधानिक हिस्से की राशि प्रदान की गई? रेत में डीएमएफ नहीं मिलता। यदि नहीं तो क्यों? इस हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उस पर क्या कार्रवाई की गई? रेत में डीएमएफ की राशि नहीं माननीय मिलती। अध्यक्ष मंत्री जी महोदय, ये ने डीएमएफ बताया से है। संबंधित प्रश्न ही नहीं है, फिर भी मैं इनको बताना चाहूँगा कि सदस्य नए हैं, क्योंकि ये डीएमएफ फंड जो है जिले में जो डीएमएफ की बॉडी है, जो शासी परिषद होती है, उसके माध्यम से वो तय होता है विभिन्न क्षेत्रों में कि कहाँ कहाँ तय करना है। आप भी अपने क्षेत्र के उसमें सदस्य होंगे, और इसका जिला या जनपद में ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है डीएमएफ का। अध्यक्ष महोदय, जिला खनिज न्यास निधि के व्यय हेतु क्या नियम चल पूछ ले और मापदंड है, नियमावली उपलब्ध करावे? मापदंड बताइए। ये नियमावली बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत लंबा चौड़ा है, इनको मैं उपलब्ध करा दूंगा। पूरी नियमावली कॉपी उनको उपलब्ध कराइए। वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्नांकित दिनांक तक जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को जिला खनिज न्यास निधि मद से कितनी कितनी राशि प्राप्त हुई तथा उससे किस किस मद में कितना कितना व्यय किया गया है, वर्षवार मदवार जानकारी उपलब्ध जिला करावे। खनिज न्यास पूछ रहे हैं, रेत का नहीं पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दंतेवाड़ा में डीएमएफ से वर्ष 2021-22 में 276 करोड़ 64,55,000 रुपये विभिन्न विकास कार्यों हेतु वो प्राप्त हुए हैं, और 238 करोड़ 46,86,000 रुपये स्वीकृत हैं एवं 196 करोड़ 79,81,000 रुपये व्यय किया गया। ठीक है,
चलिए अजय जी, इसी में कोई प्रश्न, छोटा प्रश्न करना है? हाँ बिल्कुल। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि खनिज विकास निधि में आपने अभी नियम में बताया कि न्यास, अधिशासी न्यास की स्वीकृति से कार्य स्वीकृत होते हैं। 21-22 जो लिखित है उसमें से कितने कार्य ऐसे हैं जो अधिशासी परिषद से स्वीकृत हैं और अधिशासी परिषद से स्वीकृत नहीं है, बिना स्वीकृति के कितने काम करवाए गए हैं? एक प्रश्न। दूसरी बात, ऐसे भी कार्य हैं क्या जो कार्य आदेश कर दिए गए हैं और उसकी स्वीकृति अभी भी नहीं ली गई है? चलिए बस, काम हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक की तो प्रक्रिया वही है कि अधिशासी परिषद में कार्यों का अनुमोदन लिया जाता है। फिर भी माननीय सदस्य, यदि कुछ इनके पास जानकारी है कि बिना मेरे पास अनुमति के हुए हैं, मेरे पास जानकारी है कि नहीं है वो अलग विषय है। उत्तर तो आप दे रहे हैं सरकार, इसलिए मैं आपसे आप दंतेवाड़ा तक सीमित रहिए ना। दंतेवाड़ा में ही सीमित हूं मैं। कि अधिशासी परिषद से, माननीय मंत्री जी, अधिशासी परिषद से स्वीकृत लेनी है। मेरा कहना है कि मैं जवाबदारी से कह रहा हूं, कितने ऐसे काम हैं जो बिना अधिशासी परिषद से स्वीकृत किए गए और उसका काम हो गया? एक लाइन पूछा। आपके पास जानकारी है तो बताइए, नहीं है तो नहीं है बताइए, मैं फिर सूची दूंगा आपको। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न लगा हुआ है, उसको सुन लीजिए। दूसरी बात, ऐसे कितने काम है जो बिना स्वीकृति के हो गए हैं, जिसका भुगतान हो गया है और किसके के भुगतान शेष है? चलिए महोदय, तो पूरे ही काम अधिशासी परिषद के बिना उसके स्वीकृत नहीं होते हैं और मेरा ये मानना है कि पूरे स्वीकृत हुए हैं अधिशासी परिषद के अनुमोदन से ही। अच्छा, अगर नहीं हुए तो आप यदि मैं आपको सूची दूंगा जो बिना अधिशासी परिषद से स्वीकृत हुए तो आप जांच करवाएंगे क्या उसकी? बिल्कुल जांच कराएंगे। चलो, श्रीमती रायमुनी भगत, बस। अरे एक सेकंड, उसी प्रश्न का आखिरी हिस्सा है रायमुनी भगत जी, उसी प्रश्न का आखिरी हिस्सा जवाब दे दिया आप कहने से। एक लाइन, ऐसे कितने काम हैं जो बिना स्वीकृति के हो गए हैं जिसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, ये पूछा था। ऐसे काम जो बिना स्वीकृति के हो गए हैं और जिसका भुगतान नहीं हुआ है, जानकारी उपलब्ध करा देना। ऐसे जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, पर आप ठीक करा देना। रायमुनी भगत जी, कोई आपने जानकारी, सूचना नहीं दी है कि आपने पत्र नहीं आए हैं कि आप उनके बदले में खड़े होकर पूछेंगे? ललित चंद्राकर जी, नहीं है। प्रणव कुमार मरपच्ची जी उपस्थित हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में कितने खदानें, रेत खदानें संचालित हैं, विकास खंडवार जानकारी दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गौरेला पेंड्रा मरवाही में कोई भी वर्तमान में रेत की खदानें संचालित नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न करिए। कोई रेत खदान नहीं है बता रहे मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सरकार का महत्वपूर्ण योजना आवास योजना चल रहा है, उसके साथ साथ बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी क्षेत्र में संचालित हैं। जिले का क्षेत्र लगभग 150 से 200 किलोमीटर का फैलाव में है। ऐसी स्थिति में क्या है, रेत खरीदना वहाँ के लोगों का बड़ी मुश्किल होती है, तो क्या अलग से बजट का व्यवस्था किया जाएगा इसमें? उन्नीस 1/2023 के अंतर्गत 3 खदानें घोषित हुए हैं पेंड्रा गौरेला जिला में, और तीनों खदानों में पर्यावरण सम्मति प्राप्त होने के पश्चात अनुबंध की कार्यवाही की जाएगी। 3 खदानों का जल्द ही। जल्दी खोलिए उसको, खदान को। यही विधायक यही चाह रहे हैं कि खदान खुल जाए ताकि आवास के लिए इनको सुविधा होगी। और कोई प्रश्न है विधायक जी? हाँ, ये 3 खदान जल्द खुलेंगे माननीय। 3 खदान बोल रहे हैं, जल्दी खुल जाएंगे। इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न हो तो करिए। जी धन्यवाद। धन्यवाद। धर्मजीत जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बिलासपुर संभाग के सन 2020 से लेकर 23 तक रेत रॉयल्टी उत्खनन हेतु
और उनकी अवधि और कार्यवाही, अवैध उत्खनन और अवैध भंडारण की शिकायतों के बारे में प्रश्न पूछा है। उसमें आपका संलग्न प्रपत्र स में आपने बताया है कि 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2023 तक रेत खदानों में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर की गई कार्रवाई। इसमें कार्रवाई के नाम से सिर्फ आपने 1.5 लाख, 2.5 लाख, 25,000, 1.5 लाख, 72,000 सिर्फ रुपया वसूली किया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या विभाग का ये नियम है कि अनियमितता पाए जाने पर सिर्फ रुपए की राशि ही वसूलना है या कोई और अन्य कार्य भी करने का इसमें प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष महोदय, रेत उत्खनन और परिवहन के मामले में आर्थिक रूप से दंड आरोपित किए जाते हैं, गाड़ियां जब्त की जाती हैं और जरूरत पड़ने पर उसे राजसात भी की जाती है। इस 3 साल में आपके जवाब में एक भी गाड़ी आपने जब्त नहीं किया है, एक भी। मैंने भैंसा गाड़ी भी जब्त नहीं हुआ है, बड़ा गाड़ी भी जब्त नहीं हुआ है, सिर्फ रुपया लेके आप छोड़ देते हैं। और कोई लाइसेंस भी किसी का जो टेंडर हुआ है उसको आपने कैंसिल नहीं किया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सिर्फ अवैध काम करने के बदले में रुपया ले लेने से ही विभाग के कर्तव्यों की इतिश्री हो जाती है, या आपको पोकलेन भी जब्त करना था, हाईवा भी जब्त करना था, उस टेंडर को निरस्त करने की कार्रवाई करनी थी? एक भी आपके जवाब में नॉट ए सिंगल, एक भी नहीं हुआ है। तो ये क्यों नहीं हुआ है, यही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी पट्टा भी निरस्त करते हैं, लेकिन एक कहावत है कि सांप निकल गई अब उसका चिन्ह बचा है, डंडा पीटने वाली बात है। लेकिन 1 हफ्ता पहले इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके विभाग का जवाब देते हुए भार साधक मंत्री चौधरी जी ने कहा था कि कार्रवाई करेंगे, और मुझे सदन को बताते हुए बहुत हर्ष है कि 1 हफ्ते के अंदर हमने रेत के 7 प्रकरण दर्ज किए, जिसमें 5 चेन माउंटिंग मशीन, आप बोल रहे थे मशीन जब्त नहीं होती है, चेन माउंटिंग मशीन 5 हमने जब्त की है, 1 जेसीबी किया है, 1 हाईवा को जब्त किया है, और 193 अवैध परिवहन के प्रकरण के साथ साथ 10 जो है अवैध भंडारण का माननीय अध्यक्ष महोदय 1 सप्ताह में माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने किया है। और एक लगातार इस प्रकार के जो अवैध उत्खनन पर कार्रवाई चलती रहेगी। निश्चित रूप से आप लोगों ने जो चिंता किया था उस पर सरकार गंभीर होकर उसको कदम उठा रही है। वो तो विधानसभा में मामला उठा, ओपी चौधरी साहब ने यहीं पर आदेश दिया, उसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं, आपके माध्यम से भी, और आपको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन 3 साल तक के आप एक भी गाड़ी जब्त नहीं किए। खुलेआम रेत माफिया या रेत के ठेकेदार वहां पर अवैध भंडारण करते रहे, रेत निकालते रहे। आप सिर्फ 1,25,000, 50,000 छोड़ के ले करके उनको छोड़ते रहे। तो ये प्रवृत्ति बंद करके सख्त कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आपसे जानना चाहता हूँ। सख्त कार्रवाई करेंगे कि नहीं, और उनके ठेके को निरस्त करने की भी कार्रवाई करेंगे? बता दीजिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे और ठेका भी निरस्त करेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी का आश्वासन आ गया। भावना बोरा जी, इसी में चलिए एक छोटा आरंग विधानसभा के आरंग जनपद में एक कुमारी घाट है जिसमें मशीन अलाउ नहीं है। बिलासपुर से आरंग कहाँ आ गए भाई? तो इसी में रेत खदान का विषय ही है, इसमें कार्यवाही जो हुई है। प्रश्न बिलासपुर का है ना, तो चलो कोई भी बात पूछ लो। वहाँ भी कुमारी घाट में मशीन लोडिंग अलाउ नहीं है। लेबर लोगों को वहाँ वर्क दिया जाए, लेबरों से करवाया जाए, लेकिन वहाँ अवैध रूप से मशीन चलाया जा रहा है। लगभग 5-5, 6-6 चलिए बता दीजिए, अवैध है तो उसको जब्त करवाइए। निश्चित रूप से माननीय सदस्य विधानसभा में बता रहे हैं, आज ही टीम जाएगी, अगर वहाँ मशीन चल रही है तो जब्त करेंगे। भावना बोरा जी, ठीक, गुरुजी काम कर दिया। भावना जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सहायिकाएं या कार्यकर्ताएं जो काम करती हैं, कभी कभी स्थिति देखी गई है कि बच्चों के परिजनों को वो कुछ विषय को समझाने में असफल भी रहती हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु शिक्षा अर्हता का मापदंड क्या तय किया गया है? बताइए मंत्री जी, फिर पूछ लीजिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु शिक्षा अर्हता का मापदंड क्या तय किया गया है?
परियोजनों को समझाने के लिए। शिक्षा का मापदंड क्या तय किया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, सहायिकाओं कार्यकर्ताओं के लिए? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, वैसे आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता के लिए 12वीं क्लास, और अगर उस गांव में 12वीं क्लास की कोई महिला नहीं है तो फिर 10वीं क्लास तक की महिलाओं को भी लिया जाता है। चलिए 12वीं या 10वीं। मोदी जी, इसमें मेरा प्रश्न ये है कि लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या जो कम होती जा रही है, तो क्या वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों के अलावा जो केंद्र संचालित हैं उसके अलावा भी उनकी रिपोर्टिंग परियोजना अधिकारी के अलावा क्या हायर अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है? क्योंकि जैसे आंगनबाड़ी में बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, वो काफ़ी चिंता का विषय है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उनका कहना जायज़ है, और मैं मानती हूँ कि जहाँ तक हम 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है, और कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बता दें कि पिछले बार जो वहाँ की रिपोर्ट आई थी वो आपके अधिकारियों ने, आपके विभाग के द्वारा, हायर जो अथॉरिटी उनके द्वारा पिछला जो रिपोर्ट है आंगनबाड़ी केंद्रों का जो छत्तीसगढ़ में संचालित है, पिछली बार कब लिया गया था? जानकारी 1 मिनट में आपको बताती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य जी का रिपोर्ट कब लिया गया था? क्या सवाल में क्या था? आंगनबाड़ी केंद्र जितने भी छत्तीसगढ़ में संचालित हैं उनकी जो रिपोर्ट है बच्चों की, चाहे वो कुपोषण से संबंधित हो, आहार से संबंधित हो, उनके डेवलपमेंट से संबंधित हो, या प्रोटीन आहार देने के विषय में हो, पिछले बार परियोजना अधिकारी के अलावा क्या छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, संबंधित विभाग के द्वारा उनकी रिपोर्ट या उनका सर्वे कब किया गया था, भौतिक सर्वे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जहाँ तक आंगनबाड़ी की बात हो, उनके पोषण आहार की बात हो, चाहे और विशेष की बात हो, तो ये प्रतिदिन इसका रिपोर्ट लेते रहते हैं। माननीय अध्यक्ष, प्रतिदिन प्रदेश में रिपोर्ट जाती है? जी। चलिए राजेश मुड़त जी। एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगी महोदय जी, लगातार ये विषय क्षेत्र में भी आ रहे हैं कि रेडी टू ईट का काम वापस ये स्व सहायता समूह की बहनों को या आंगनबाड़ी में दिया जाएगा, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या कोई विशेष तिथि तय की गई है कि इस तिथि के बाद हम वो काम एसएचजी ग्रुप को देंगे, रेडी टू ईट वाला, और उसकी प्रक्रिया क्या होगी? अगर समूह, क्योंकि लाखों की संख्या में है, तो समूह जिसको हम प्राथमिकता देंगे, हमारी प्राथमिकता क्या होगी उन समूहों को लेकर के जिनको हम रेडी टू ईट का काम देने वाले हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये सवाल पिछले बार भी आया था, तो मैं अपने जवाब में दी थी कि जहाँ तक रेडी टू ईट की बात हो, तो रेडी टू ईट स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को देने वाला जो काम बात मैंने कही थी, तो युक्त निर्णय लिया जा रहा है इस पे, और जो आगे की कार्रवाई होगी वो आपस में डिस्कस करके अधिकारियों के माध्यम से। महोदय जी, मैं इसमें विषय लेना चाहूँगी, ये बहुत गंभीर विषय है और लगातार क्षेत्र में विषय आता है। जब जवाब मंत्री जी का, महोदय जी का आया था, उसको लगभग 10 से 15 दिन होने आ गए। अगर वही जवाब 15 दिन के बाद भी मिलेगा तो फिर आगे की वस्तु स्थिति क्या रहेगी? कृपया उस पर क्या तो डेट बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी सत्र चल रहे हैं। सत्र जैसे ही खत्म होते हैं, अधिकारियों के बीच बैठक लेके इसकी आगे की प्रक्रिया चालू की जाएगी। चलिए सत्र के बाद निर्णय लेंगे। राजेश मुड़त जी। कि क्राइटेरिया प्रावधान क्या हो गया भावना, बहुत प्रश्न हो गए। राजेश जी। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न थोड़ा विस्तार से है और माननीय मंत्री जी ने विस्तार से उसका उत्तर भी दिया। लगभग 700 पेज का उत्तर आया है। मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे, क्या शराब खरीदने की कोई सरकार की नीति है? यह स्पष्ट कर दे किस नीति के आधार पर सरकार पार्टियों से आप खरीदती है जो शराब की पूर्ति करते हैं। शराब खरीदने की नीति यदि है तो बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार छत्तीसगढ़ में शराब नीति उसकी बनी हुई है खरीदी की। उस नीति के तहत सरकार खरीदती है, साथ ही मांग एवं बिक्री के अनुसार मदिरा दुकानों के लिए खरीदी जाती है। मैंने अध्यक्ष महोदय नीति पूछी,
क्या आप टेंडर आमंत्रित करते हो? क्या आप कोटेशन आमंत्रित करते हो? क्या राष्ट्रीय स्तर पर करते हो कि प्रदेश स्तर पर करते हो? क्या वह व्यक्ति कौन सप्लाई कर सकता है, किसका टर्नओवर कितना है, यही तो मैं पूछ रहा, नीति क्या है? रेट ऑफर एवं टेंडर के माध्यम से खरीदी की जाए। टेंडर के माध्यम से। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में ही आपने कहा, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या पेपर में विज्ञापन होकर के छपा, उसका टेंडर आमंत्रित हुआ? तो कितने फर्मों ने 2019 और 2020 और 2021 और 2022 में आपने बताया, ठीक? तो कुल छत्तीसगढ़ में 3 ही खाली लोग आए आज तक। यानी ये चिंता का विषय, देश में डिस्टिलरी कितनी है, वो खाली 3 ही लोग छत्तीसगढ़ में सप्लाई करते रहे, और उसमें देसी मदिरा और विदेशी मदिरा दोनों का टेंडर कब तक आमंत्रित किया और कितनी फर्मों ने उसमें भागीदारी निभाई, जरा ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेंडर हैं, मैंने पहले ही बताया कि उसमें टेंडर भी करते हैं और उसमें देसी मदिरा का प्रदेश के केवल 3 ही हमारे यहाँ डिस्टिलरी हैं, इसलिए 3 ही टेंडर आए होंगे और ये राज्य के अंदर से ही लेना था। ये नियम है क्या कि राज्य के लोग ही उसमें टेंडर में भागीदार होंगे? जब पूरे प्रदेश के अंदर मदिरा चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, क्या ऐसा कोई नियम बना है अपना कि राज्य की जो डिस्टिलरी है वही सप्लाई करेगी? ये स्पष्ट दे दें माननीय अध्यक्ष जी, सीधा। और अगर नहीं तो मैं बता देता हूं, 2018 में 2018-19 में 37 फर्मों ने मदिरा क्रय करने का आवेदन दिया। 19-20 में 61, 61, 20-21 में 1 अप्रैल 20 से 12 मई 20 तक 21 फर्मों का विदेशी क्रय का आपने दिया। उसी प्रकार से ये अपने आप कम हो गए। 21-22 में खाली 14 फर्में विदेशी आई। विदेशी बोल रहे, वो देशी का जवाब दे। देशी में भी जो बताया 37 फर्में थी, तो 3 तक कहां पहुंच गए? आपको ना देशी से मतलब है ना विदेशी से? मेरे को दोनों से मतलब नहीं, मेरे को तो इस चीज से मतलब है। प्रश्न कर रहे हो कि अगर छत्तीसगढ़ में ईडी का पदार्पण हुआ तो दारू से ही हुआ है सर। चलिए बता दीजिए, कुछ बताना है तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नियम 2013 से है कि केवल प्रदेश के ही जो डिस्टिलरी वाले हैं वो देसी मदिरा प्रदान। चलिए ठीक, बहुत अच्छा जवाब है। चलिए, आपने कहा, ये भी सहमत हूं। अगर आपने कहा तो आप ये भी बता दो कि जो 3 मदिरा वाले हैं, क्या उनके जिले बांटे थे क्या आपने? अध्यक्ष जी, 2013 में आपकी सरकार थी, आप ही की सरकार ने तय किया कि छत्तीसगढ़ के लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो फिर बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है? सब नीतियां आपकी सरकार के द्वारा बनाई गई। यार, अभी आप तक तो पहुंचा ही नहीं हूं मैं, आप घबरा क्यों? मंत्री जी को उत्तर दे। मैं तो सीधा पूछ रहा हूं कि क्या जो पॉलिसी आपने कहा छत्तीसगढ़ के लोग ही डिस्टिलरी वाले उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, एग्री, नो प्रॉब्लम। क्या आपने जिले बांट दिए थे कि फलाने फलाने जिले में? इसलिए ये प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि सिंडिकेट बना करके योजनाबद्ध तरीके से इस प्रदेश को दारू माफियाओं ने लूटने का काम किया है। राजेश भैया, अभी एक मिनट आन दो ना, एक आपको पूछना, देसी की चिंता है या विदेशी की चिंता है? मैं ना देसी हूं ना विदेशी हूं, मैं तो छत्तीसगढ़ में रहता हूं, छत्तीसगढ़ की चिंता करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सप्लाई का एरिया है, जिलों को 8 जोन में बांटकर सप्लाई किया जाता था माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसके आधार पर 3 ही दुकान होने की वजह से निश्चित रूप से कुछ जोन में इसमें आए। ठीक है।
मेरे को आश्चर्य लग रहा है अध्यक्ष महोदय। आखिरी प्रश्न नहीं, आखिरी प्रश्न, इतना बड़ा प्रदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं। आपने टेंडर के अंदर क्या जिला वाइज टेंडर बुलाया था? आपने प्रदेश में मदिरा सप्लाई करने के लिए टेंडर आमंत्रित किया, और जब प्रदेश में मदिरा सप्लाई करने के लिए आपने टेंडर आमंत्रित किया, उसमें 3 लोगों ने पार्टिसिपेट किया जिनकी डिस्टिलरी यहाँ है, तो क्या 5 साल तक एक व्यक्ति, एक डिस्टिलरी वाला एक जिले में सप्लाई करेगा, दूसरा व्यक्ति दूसरे जिले में सप्लाई करेगा, तीसरा व्यक्ति तीसरे जिले? मैं नाम नहीं लूंगा किसी डिस्टिलरी वाले का। यह पॉलिसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह है अध्यक्ष महोदय, मैं खाली उस पर ही बात करूंगा। तो यह प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मेरा प्रश्न 4 किस्तों में अध्यक्ष महोदय। पहला खाली प्रश्न अभी चालू हुआ है कि क्या एजेंसी किस्तें सप्लाई की, कहां तक की? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेंडर था 8 प्रदाय क्षेत्रवार बनाकर आमंत्रित था वो, और 8 जो जोन बनाए थे उसी के आधार पर ही टेंडर बुलाए थे माननीय अध्यक्ष महोदय। अलग से कोई जिला बांटकर इस प्रकार का नहीं था। यही तो प्रश्न अध्यक्ष महोदय। बालोद जिले में ठीक 5 साल तक एक ही कंपनी सप्लाई, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी, अंदाबाटे रेवड़ी चुन के तो अध्यक्ष महोदय महत्वपूर्ण सवाल है। हर साल टेंडर आमंत्रित करते हैं, और हर साल टेंडर करने के बाद में एक व्यक्ति एक जगह सप्लाई। यह आश्चर्यजनक बात है अध्यक्ष महोदय। प्रश्न कर लीजिए ना। मैं प्रश्न इतना ही पूछ रहा हूं, क्या एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक जगह का हुआ क्या एक ही डिस्टिलरी से? बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो टेंडर हासिल करेगी, अरे आपको जवाब नहीं देना है भाई यादव जी, समय अनावश्यक ज्यादा ले रहे हैं। मंत्री जी खड़े हैं, उपस्थिति नहीं हो रहा है, उसी बात को नेताजी आप बैठ जाइए। टेंडर जो हासिल करेगा आप बैठो। टेंडर गलत हुआ है, आप तो लाई नहीं रहे, टेंडर गलत हुआ। आपका विषय नहीं है वो, मंत्री जी सक्षम। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रदाय क्षेत्र 8 बनाए थे, प्रदाय क्षेत्रवार जो न्यूनतम दर प्रति वर्ष जो आए उसको दिए। अगर वो 10 साल भी न्यूनतम आएगा तो उसको देंगे। उसमें चलिए, बहुत अच्छा किया। यही अध्यक्ष महोदय, इसी में खत्म करिए अब। नहीं सर, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे करवत प्राप्त। 12 मिनट हो गए। नहीं सर, अभी 10 मिनट हुआ सर। चलिए, मैं भी घड़ी मिला के पूछ रहा हूँ सर। आखिरी प्रश्न करिए। 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है सर। दुकान पर फर्जी आपने प्रदेश के प्रकरण बनाए, एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है सर जिसके अंदर सरकार ने चालान प्रस्तुत करके किसी व्यक्ति को जेल हुआ। अगर आप कहें तो मैं आकरण दे देता हूं सर, अगर वो भी कहेंगे तो फिर आप कहेंगे कि ये कह रहे हैं। 2019 में 4 प्रकरण दर्ज किए खाली, ठीक, एक आदमी जेल गया। 19-20 में 8 प्रकरण बने, एक आदमी जेल गया। दुकानों के अंदर 2 तरह की दारू बिक रही, एक बिना होलोग्राम की डुप्लीकेट और एक सरकार की। जो प्रकरण डुप्लीकेट के दर्ज किए गए और ये पूरा केस प्रदेश का, उसमें एक आदमी को सजा नहीं हुई। यानी आश्चर्यजनक बात है कि सरकारी दुकान में जो प्लेसमेंट एजेंसी वहां पर अपने कर्मचारियों के माध्यम से दारू बेचती है, आपने प्रकरण दर्ज किए, लेकिन एक आदमी के खिलाफ में, प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में आपने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रश्न यही तो उद्भूत होता है। प्रश्न का जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अवैध शराब बिक्री और अधिक दर पर या मिलावटी पर विभाग ने पर्याप्त कार्यवाही की है माननीय अध्यक्ष महोदय। बोले तो मैं वर्षवार बता सकता हूं समय हो तो। दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध जो है FIR भी किया गया है, जेल दाखिले की भी कार्रवाई हुई है। चूंकि न्यायालयीन प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न का उत्तर नहीं है अध्यक्ष महोदय। नहीं, ठीक है। अगर शासकीय दुकान के अंदर अवैध दारू बेच दे कोई व्यक्ति आकर के, उस सरकार की प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष महोदय?
राजस्व की प्राप्ति के चक्कर में 2 नंबर का राजस्व। और जिन जिन लोगों ने, आपने कहा प्रकरण मैं गिना देता हूं, 5 सालों में मिलावटी शराब के 157 प्रकरण बने, 2 आदमी, 157 प्रकरण 2 आदमी। प्रदेश में 568 दुकानों में, प्रदेश में 568 दुकानों में रेट से ज्यादा कीमत पर दारू बेची गई। आपने क्या किया? 5 प्रकरण बना, 1 को नहीं कुछ। यानी यह आश्चर्य है कि सरकार की दुकान में डाका डाल के चले जाए और सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ और कुछ नहीं हो सकता है। यह चिंता का विषय कि सरकार के राजस्व की जो हानि हुई है, अभी वो नहीं पूछा हूं अध्यक्ष महोदय। 2020-21 में राजस्व की हानि हुई है पूरी। अरे वो सरकार का राजस्व हानि हुआ है। वसूली मास्टर लोग बैठे थे भैया, वो लोग सब किए हैं। नहीं, मेरा निवेदन है वही हुआ कि अगर ये प्रकरण में जो भी दोषी है, जो भी वसूली प्लेसमेंट एजेंसी से लेकर के, वो मिलेगा भी नहीं। जो लोग वसूली, ये माननीय मुख्यमंत्री का विभाग है। मैं माननीय मंत्री जी अभी बोल रहे हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्या इसकी आप जांच कराएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी इसमें 2 बात हैं, वो जांच वाला भी बताऊंगा कराएंगे कि नहीं। इससे पहले अधिक दर पर बेचने वाले माननीय सदस्य ने जो संख्या आंकड़ा बता रहे थे माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सही नहीं है। हमने पर्याप्त तो इसमें केस दर्ज किया है। 2019-20 में 500 केस बनाए, उसमें से 574 लोगों को सेवा से पृथक किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार से ये 500 लोग कौन है सेवा से पृथक होने वाला, जरा वही बता दो आप मेरे को, अगर आपके पास जानकारी है तो। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जिनको क्या रखे अगर थे। 500 लोग प्लेसमेंट एजेंसी के, जो एजेंसी पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित कर रही है, उसके 500 कर्मचारी अगर बदमाशी कर रहे हैं, तो क्या उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्रश्न तो यही खड़ा होगा अध्यक्ष महोदय। मैं सीधा साधा पूछ रहा हूं, जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ के राजस्व पे डाका डाला, जिन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटा, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? यदि शिकायत है तो कोई कार्रवाई करेंगे? मंत्री जी, इसमें आजकल राजस्व लेने लगे हैं, द्वारा इसकी जांच कराई जा रही है। चलिए, अब इससे बड़ा जांच तो जांच हो रही है, बोल रहे हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, ईडी अपना काम कर रही है। एसीबी भी जांच, ये अपन लोग खाली बोल करके मुक्त हो जाएंगे कि ईडी जांच कर रही है। मेरे एक महादेव ऐप के अंदर भी बोल दिया ईडी जांच कर रही है। जो आपकी रेत खनन के आपको ईडी जांच पर भी भरोसा नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय? आपको ईडी जांच पर भी भरोसा नहीं है? अध्यक्ष अरे तो आपको ईडी जांच पर भी भरोसा नहीं है? आपको ईडी के ऊपर भरोसा नहीं है? जब से आपको ईडी के ऊपर भरोसा नहीं है? क्या आप इसको नहीं 13 से संज्ञान माननीय अध्यक्ष महोदय 2013 से नीति बनी है, तब से जांच हो जाए। आप एक बार बोल दीजिए 2013 से ये नीति बनी है, शराब नीति, तब से जांच क्या हो रहा है बता दीजिए। बता ईडी भी और एसीबी भी जांच कर रही है। 2013 से नीति बनी है, 2013 से जांच हो जाएगी। चिंता कर रहे हैं तो सुनिए, चलिए, जिन लोग अध्यक्ष जांच होना चाहिए, निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने कर्मचारियों के माध्यम से डबल रेट में, कम रेट में दुकानों में माल बेचा, डुप्लीकेट माल खपाया। होलोग्राम, जो सरकार का होलोग्राम है, वह ढक्कन या होलोग्राम लगाने वाली संस्था कौन थी जिसका डुप्लीकेट माल पकड़ाया? एक भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। आप 500 लोगों को निकालने की बात कर रहे हैं। प्लेसमेंट एजेंसी जो काम करती थी, जिसने राजस्व को घाटे का नुकसान किया, सरकारी दुकान में 2 रेट में दारू बेची, ये आपका मेरा प्रश्न नहीं है, ये व्यवस्था का लेकर प्रश्न है। और मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। मेरा सीधा सीधा छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर योजनाबद्ध तरीके से लोगों ने मिलकर के अगर डाका डाला है, तो ऐसे लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसके आज सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। 2013 से जांच हो जाए ना, जब शराब नीति बनी थी। मैं कहा मना कर, जब शराब नीति बनी थी, जिस पर काम हुआ 2018 के बाद।
मैं सीधा पूछ रहा, जब प्रकरण आया 2013 से करवाने के लिए एक ठो ध्यानाकर्षण कर ले आओ, कहा बीच में प्रश्न करने दो ना। 13 28 2003 2000 से करवा लो। कौन क्या प्लेसमेंट एजेंसी आज भी वर्तमान में वह काम कर रही है? एक प्रश्न सीधा, चलिए आखिरी बता दीजिए। आखिरी एक प्रश्न उत्तर दे दो मेरे को, क्या वह प्लेसमेंट एजेंसी आज भी काम कर रही है? जी हाँ, कर रही है। तो जब इतना बड़ा अध्यक्ष महोदय, यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न है कि जो व्यक्ति लगातार डाका डालते रहा, छत्तीसगढ़ के राजस्व के ऊपर नुकसान करता रहा, वो आज भी छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं। क्या प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? इतना ही प्रश्न मेरा बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ही पर्याप्त कार्रवाई इस पर हुई है। सेल्समैन, उसके चीफ सेल्समैन, मल्टीपर्पज वर्कर, इसके साथ 30 से ज़्यादा जो विभागीय अधिकारी हैं उनके ऊपर एसबी ने एफआईआर दर्ज की है माननीय अध्यक्ष महोदय, और इस पर और अभी जांच चल रही है। इसमें जो जो दोषी होंगे कोई नहीं बचेगा माननीय अध्यक्ष। अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा प्रश्न पूछा, मैं और कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ। मैं कार्रवाई, आपने 700 पन्ने का उत्तर दिया है, मैं कल रात से पढ़ रहा हूं उसको, है ना। मैं पढ़ते पढ़ते मैं इतना ही पूछ रहा हूं, जो प्लेसमेंट एजेंसी ने, सीधा प्रश्न, जिस प्लेसमेंट एजेंसी ने सरकार के राजस्व पे डाका डाला, क्या उस प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? सीधा सीधा है, क्या उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करेंगे? स्पेशल है ये सर, वो भ्रष्टाचार किसने किया, मैं उस पर नहीं क्या कोई इरादा है प्लेसमेंट एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने का? सीधा सीधा एक लाइन, बैठ जाइए अब आप। उसमें प्लेसमेंट एजेंसी ने अपने नीचे के कर्मचारियों को बचाने का प्रयास नहीं किया है, उसने पर्याप्त उसमें फेरबदल किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न, आप प्लेसमेंट एजेंसी के पक्ष में बात कर रहे हैं। आप प्लेसमेंट तो आश्चर्यजनक है अध्यक्ष महोदय, आप प्लेसमेंट एजेंसी के ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, रहने दीजिए। और जिसके लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी, आज जांच का विषय आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीबीआई की जांच करा देनी चाहिए, और इसमें सीबीआई की चलिए आप ऐसी बात मत करिए। अपने भ्रष्टाचार को बैठिए, शराब की बिक्री पूरे हो गया, हो गया, चलिए हो गया, बहुत हो गया। चलिए छात्री नंद अपना प्रश्न करेंगे। मैं सीधा जांच होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय, जांच होनी चाहिए। हम लोग एक लंबी लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुंचे, प्रश्न का उत्तर नहीं आया। हम एक लंबी लड़ाई लड़के यहाँ तक पहुंचे। माननीय अध्यक्ष, जांच होनी चाहिए, जवाब आ गया। घोषणा कीजिए मंत्री जी, चलिए बैठिए, बैठिए, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए उस पे। एक बैठिए, 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 आप बैठेंगे तो बैठिए, आप लोग भी बैठिए, बैठिए, आपके माध्यम से बैठिए, आप भी बैठिए। छत्तीसगढ़ को अरे सुना जी, चलिए बैठिए। अरे हो गया राजेश जी, कुछ बोलना चाहेंगे क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात को सुन लें। उसमें जांच चल रही है, और जांच में यदि अनियमितता पाई जाएगी तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज जो देंगे उसको टेंडर भी जारी। एक मिनट सीधा, एक प्रश्न सीधा, जो वर्तमान एजेंसी थी
जिसने प्लेसमेंट एजेंसी के अंदर आदमी सप्लाई किए उसकी अनियमितताओं को लेकर के जांच करेंगे क्या? इतना तो प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चातुर्य का अगला प्रश्न बोल दिया, उसके बाद ही बोले जा रहे हैं। अरे काय को चिंता कर रहे हो यार, आप नहीं उसमें। अरे प्रश्नकाल खत्म। अध्यक्ष महोदय, दूसरे मुद्दे भी है। अध्यक्ष महोदय, आगे बैठिए बैठिए उनका नाम आ गया। बैठिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट एजेंसी के बैठिए। पक्ष में बात कर रहे हैं, बड़ा आश्चर्यचकित है। बैठिए। एक लाइन 15 मिनट से ऊपर हो गया एक प्रश्न सर, को। 1 मिनट का उत्तर है। इस प्रदेश में, पूरे देश में चर्चित घोटाला, दारू घोटाला, जो मंत्री जवाब दे दिए, कुछ नहीं। मंत्री इतना ही बोल देना। मंत्री से कुछ बुलवाया नहीं जा सकता। जो बोल रहे हैं वही अंतिम उत्तर होता यही है है। क्या? बस बोला राम जी। तो मंत्री जी मान ले हम लोग यही आपका अंतिम उत्तर है। मंत्री को बताओ क्या जांच नहीं होगी? बोला राम जी। प्लेसमेंट एजेंसी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। बहुत हो गया। क्या नहीं होगा? क्या ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा? जिले में क्या ब्लैक लिस्ट करनी चाहिए? चलिए बैठिए। अध्यक्ष महोदय, बढ़ गए। धर्म जी बैठिए बैठिए बैठिए। आप लोग बैठिए, सब बैठ जाइए। माननीय सदस्यों को इसमें ऐसा लग रहा है कि बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो प्लेसमेंट एजेंसी की जांच कराने की घोषणा की जाए। बस चलिए, बोला राम जी। अब हो गया भाई, ज्यादा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अविभाजित राजनांदगांव जिले में वर्तमान में कहां क्रेशर प्लांट किन किन नाम फर्म के नाम से संचालित जिलेवार विकास खंडवार जानकारी दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पर्यावरण एजेंसी किस आधार पर जारी किया जाता है, और अगर पर्यावरण के पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या उस क्रेशर प्लांट वाले के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे क्या, ये बता दीजिए। अच्छा, वो बढ़ गया। एक बार फिर से प्रश्न रिपीट कर माननीय दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से राजनांदगांव जिले के क्रेशर प्लांट के बारे में पूछा था। पर्यावरण एनओसी किस आधार पर जारी किया जाता है, अगर पर्यावरण का पालन नहीं करते तो क्या उस फर्म के क्रेशर वाले के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे, जांच कराएंगे क्या, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण अनुमति पूरे प्रक्रिया के तहत उसको फील्ड में जाते हैं माइनिंग वाले, एनवायरनमेंट के भी अधिकारी आते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी पूरी रिपोर्ट जाती फिर जारी होती है, और जनरली जो क्रेशर में है वो कवर करने का रहता है जीआई सीट से, और उसमें पानी का फव्वारा रहता है, पौधे लगाने का रहता है। अगर जो नियम पालन नहीं करता है तो उसके हम कार्रवाई करते हैं, उनके जो पर्यावरण लाइसेंस है और उनके माइनिंग लीज को भी निरस्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। अगर वो जल छिड़काव नहीं किया जाता तो इस पे क्या कार्रवाई कराएंगे या जांच कराएंगे, ये बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है कि कहीं नियम का पालन नहीं हो रहा है तो मुझे दे दीजिएगा, बिल्कुल उसको हम दिखवाएंगे। ऐसा किसी क्रेशर प्लांट में ऐसा किया नहीं जा रहा है कि आप जांच कराएंगे क्या, ये बता दीजिए। नहीं, बिल्कुल, तो समय समय पर ये प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग बराबर जाती है और जांच करती है, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अभी तक एक भी किसी क्रेशर प्लांट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्रेशर प्लांट जितना जो उनको भूमि या शासकीय जमीन आवंटन किया गया है उससे ज्यादा कई गुना क्षेत्र प्रश्नकाल समाप्त। खनन किया जा रहा है, क्या इस पे जांच करेंगे, कार्रवाई करेंगे क्या? प्रश्नकाल समाप्त।